हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवाई स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसको कंप्लीट कर रहे थे। तो अभी तक जो है गुप्त साम्राज्य के जो पतन है उसका पतन कैसे हुआ था यहाँ तक देख लिए थे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के पतन का जो कारण था उसको हम लोग कर लिए थे। तो इसके बाद का जो फैक्ट है उसको हम लोग करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और आज जो है गुप्त साम्राज्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाहर जो है शायद ही कोई क्वेश्चन पूछे। इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्ट आ गए हैं, कंप्लीट करा दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम्स में बहुत टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम आने में। ठीक है, एक तो अक्टूबर में है और एक जो है दिसंबर में है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छे से तैयारी करते रहिए आप लोग। और ये जो रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी रिवीजन करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जो आज का फैक्ट है गुप्त साम्राज्य के बारे में उसको जो है देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोग जो है गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था उसके बारे में देखे थे। अभी जो हम लोग देखेंगे ये है कि गुप्त राजवंश के स्वर्ण युग के संदर्भ में जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो विशेषताएं हैं स्वर्ण युग के संदर्भ में देखते हैं। इसमें जो है संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था। विज्ञान व कला साहित्य, कला स्थापत्य जो है इसमें जो है इसकी जो चरमोत्कर्षता देखी गई थी। ठीक है, विज्ञान व कला स्थापत्य की। भारतवर्ष की राजनीतिक एकता के बारे में है। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता का काल बोला जाता है इसे। बृहत्तर भारत की अवधारणा की स्थापना हुई थी। आर्थिक समृद्धि का काल था ये जो गुप्त राजवंश था, इसीलिए तो इसे जो है स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो है महान एवं चक्रवर्ती सम्राटों का काल बोलते हैं इसे, महान एवं चक्रवर्ती सम्राटों का काल। राजनैतिक एकता का काल बोला जाता है। श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का काल है ये। और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का काल था। ठीक है, तो इतना था इसके बारे में देखें हम लोग। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक दो फैक्ट हैं, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में जो है पूछ ले या एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखते हैं, किस इतिहासकार ने गुप्त काल को गुप्त वाकाटक काल नाम दिया है। तो ये आरसी मजुमदार व एएस दांडेकर ने जो है गुप्त काल को गुप्त वाकाटक काल नाम दिया है। ठीक है, गुप्तकालीन कला स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अजंता है, बाघ है, धारशिव, बनोती, घटोत्कच व औरंगाबाद की जो गुफाएं हैं, ये सब अगर देखें तो गुप्तकालीन जो कला स्थापत्य है उसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पता चल जाता है कि ये जो यहाँ पे जो भी दिए गए हैं ये सभी जो है गुप्त काल से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, चलिए अब हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं जो गुप्तकालीन केंद्रीय पदाधिकारी होते थे। ठीक है, जो ये पदाधिकारी होते थे ये शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है व्यवस्था अच्छे से देखी जाती थी। तो जो कुमारामात्य है, कुमारामात्य अगर ये देखें तो ये युवराज कुमारामात्य के कार्यालय को अधिकरण कहा जाता था। ठीक है, युवराज कुमारामात्य के कार्यालय को अधिकरण कहा जाता था। प्रतिहार जो है ये सम्राट के अंतःपुर का रक्षक होता था। प्रतिहार, महाप्रतिहार अगर देखें तो ये राजमहल के रक्षकों का प्रधान होता था। महाबलाधिकृत जो है सेना का सर्वोच्च अधिकारी या महासेनापति होता था। और जो यहाँ पे सांधी विग्राहक है ये युद्ध व शांति का मंत्री, विदेश मंत्री होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है महादंडनायक जो है उनके बारे में देखते हैं। तो जो महादंडनायक होता था ना ये मुख्य न्यायाधीश एवं सैन्य अधिकारी होता था। ठीक है, और दंडपाशिक जो है ये पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक जो है धर्म, नैतिकता तथा मंदिर प्रबंधन का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, अब है खाद्यटपाकिक, ये जो है सम्राट के रंधनागार यानी रसोई घर का अध्यक्ष होता था। और महाक्ष पटलिक, थोड़ा नाम जो है यहाँ पे अजीब सा है तो इस वजह से जो है महाक्ष पटलिक ये आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, तो देखिए ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में। आगे देखते हैं, इसके बाद जो है यहाँ पे ये है रण भांडागारिक। रण भांडागारिक ये जो है सैनिक सामग्री के प्रबंधन का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। गुप्तकालीन जो प्रसिद्ध मंत्री थे उनके बारे में देखते हैं। मंत्री के बारे में भी पूछता है।
तो एक तरफ तो नाम दिया गया है और एक तरफ जो है पद दिया गया है। तो जो ध्रुवभूति थे ये समुद्रगुप्त का खाद्य पाकिक तथा महादंड नायक था। ठीक है, जो ध्रुवभूति था। हरिसेन जो है ये काफ़ी फेमस है। तो हरिसेन जो है ध्रुवभूति का पुत्र, समुद्रगुप्त का कुमारामात्य, संधि विग्राहक तथा महादंड नायक थे। शिखर स्वामी जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का कुमारामात्य थे। ठीक है, जो शिखर स्वामी थे। आगे देखते हैं, ये नेक्स्ट है पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन जो है ये शिखर स्वामी का पुत्र, कुमारगुप्त प्रथम का कुमारामात्य तथा महाबलाधिकृत थे। वीरसेन जो है हरिसेन का पुत्र, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहक थे। अभी हम लोग देखे संधि विग्राहक किसे बोलते हैं। और आम्रकार्दव जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। ठीक है, आम्रकार्दव। चलते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं गुप्तकालीन जिला या विषय प्रशासन के उच्चाधिकारी जो थे। तो पहला हो गया भंडागाराधिकृत। भंडागाराधिकृत ये जो है भंडागार का अधिकारी होता था, भंडागाराधिकृत। दूसरा है कि ध्रुवाधिकरणिक, ये जो है भूमि व उपज संबंधी अधिकारी होता था। अक्षपटलिक जो है ये लेखागार अधिकारी होता था। शौल्किक अगर देखें तो शुल्क वसूल करने वाला अधिकारी होता था। और गौलमिक जो है ये वन अधिकारी होता था। ठीक है, और शासयित्री ये जो है आज्ञाओं का प्रारूप बनाने वाला अधिकारी होता था। दिवीर या कर्णिक जो है ये लेखक या फिर लिपिक होता था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है कुलपुत्र। कुलपुत्र अगर देखें तो अक्षपटल के कर्मचारियों के दुराचार पर रोक लगाता था, जो कुलपुत्र होता था। ठीक है, चलते हैं, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है कि गुप्त काल में ग्राम प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारी। तो जो ग्राम प्रशासन थे उसके जो प्रमुख पदाधिकारी थे उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे एक तरफ अधिकारी के बारे में है और एक तरफ जो उसका कार्य था वो दिया गया है। तो जो अष्टकुलाधिकरण था ये भूमि संबंधी क्रय विक्रय का अधिकारी होता था। अगर महत्तर देखें तो महत्तर जो है ग्राम पंचायत के वृद्ध सदस्यों में से होता था। ठीक है, महत्तर। ग्रामिक देखें तो ये गाँव या ग्राम का मुखिया होता था, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ग्रामिक। और कुटुंबिन जो है ये परिवारों के सदस्य। न्यायकर्णिक देखें तो खेतों के विवादों को निपटाने वाला जो है न्यायकर्णिक कहा जाता था। ठीक है, और जो कर्णिक है ये लेखक या फिर इसी को लिपिक बोलते थे। इसका जो कार्य था ये लेखक या फिर लिपिक का होता था। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट दिया गया है। तो ये है बलत कौशन। बलत कौशन जो है ये ग्राम में राजा का प्रतिनिधि होता था। और सीमा कर्मकार अगर देखें, सीमा कर्मकार तो ये जो है ग्राम एवं खेत का सीमांकन करने वाला होता था। ठीक है, नाम से जैसे लग रहा है, सीमा कर्मकार, ग्राम एवं खेत का सीमांकन करने वाला। अष्टपटलिक जो है ये भूमि संबंधी दस्तावेजों को संरक्षित रखने वाला जो होता था उसको अष्टपटलिक बोलते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया गुप्तकालीन विभिन्न कर। गुप्तकालीन विभिन्न कर देखते हैं। तो ये जो गुप्तकालीन विभिन्न कर हैं, जो टैक्सेस होते थे, ये किसी भी काल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे और यहाँ से क्वेश्चन जो है बने हुए हैं काफ़ी। तो चलिए देखते हैं। जो भूमिकर होता था, भूमिकर, जो भूमिकर था ये राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत भूमिकर होता था। ठीक है, और जो भाग है ये राजा के लिए सुरक्षित उपज का 1/6 हिस्सा होता था, जो भाग है। और भोग जो है ये राजा को प्रजा द्वारा प्रतिदिन दिए जाने वाले फल, पुष्प, ईंधन की भेंट थी। ठीक है, ऊपरी कर अगर देखें तो अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था, ऊपरी कर। उद्रंग जो है ये देखिए थोड़ा नया लग रहा है, तो उद्रंग जो है ये स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, उदक या विदक भागम जो है ये सिंचाई कर होता था। तो उदक या विदक भागम जो है ये सिंचाई कर होता था। आगे देखते हैं। हिरण्य जो है, हिरण्य अगर देखें तो ये कृषि उत्पाद के बदले राजा के द्वारा लिया जाने वाला धन था। कृषि उत्पाद के बदले राजा के द्वारा लिया जाने वाला जो धन था तो ये हिरण्य था। हलिक कर या फिर हल दंडकार ये जो है प्रति हल पर कर था। ठीक है, गुल्म देखें तो वन में उत्पन्न सामग्री पर लगाने वाला कर था। मेय जो है ये अन्न के रूप में प्राप्त कर था। विष्टि देखें तो ये बेगार था। और आगे देखते हैं। क्लिप्त तथा उपक्लिप्त। ठीक है, यहाँ पे है क्लिप्त तथा उपक्लिप्त, ये जो है बिक्री कर या फिर क्रय कर होता था। शुल्क देखें तो नगरों में वसूल किया जाने वाला बिक्री कर जो था ये था शुल्क जो है।
अब देखते हैं आगे। अब आ गया गुप्तकालीन भूमि के प्रकार जो थे उसको भी देख लेते हैं। गुप्तकालीन जो भूमियाँ थी उसके प्रकार में तो यहाँ पे पहला है क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि के अंतर्गत देखें तो जो कृषि योग्य भूमि थी वो आता था, ठीक है, क्षेत्र भूमि के अंतर्गत। वास्तु के अंतर्गत देखें तो निवास करने योग्य जो भूमि थी वो वास्तु के अंतर्गत आती थी। खिल के अंतर्गत बिना जुता हुआ खेत या कृषि योग्य परती भूमि जो थी उसको खिल बोलते थे, ठीक है। अपरहत जो है इसमें बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या बोलते थे? अपरहत बोलते थे। अप्रदा जो है ये बिना बंदोबस्त की हुई भूमि जो है उसको अप्रदा बोलते थे। ये है आदेव मातृक। आदेव मातृक जो है ये कृत्रिम साधनों द्वारा की गई सिंचाई पर निर्भर भूमि थी, ठीक है। आद्य स्तंभ जो है ये प्राकृतिक घास या फूस आच्छादित निकृष्ट भूमि जो होती थी इसे आद्य स्तंभ भूमि बोलते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अमरकोश जो है, अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों की सूची दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो अमरकोश है ये क्या था। तो जो अमरकोश है ये अगर देखें तो ये जो है कोशों में अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध था ये जो अमरकोश है, ठीक है। और अगर अमरकोश को अगर देखें तो इसे विश्व का पहला समांतर कोश कहा जाता था, समांतर कोश। और अगर इसके रचनाकार हैं तो नाम में ही इनके छुपा हुआ है, अमर सिंह बताए गए हैं इसके जो रचनाकार हैं। और जो अमर सिंह हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और इसके जो रचनाकार हैं तो अमर सिंह थे। तो इसका जो नाम था अमरकोश। तो चलिए इसमें जो है हम लोग 12 प्रकार की भूमियों की जो सूची दी गई थी उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है उर्वरा, यानी कि उर्वरा जो है ये उपजाऊ भूमि है, उर्वरा। ऊसर अगर देखें तो बंजर या शुष्क भूमि को ऊसर बोलते हैं। मरु जो है ये मरुस्थलीय भूमि होती है, मरु। अपरहत जो है ये बिना जोती जंगली भूमि होती है। सद्वल या शाद्वल ये घास युक्त भूमि होती है। पंकिल जो है कीचड़ युक्त भूमि होती है। जल प्रायानुपम अगर देखें तो नमी युक्त या जल भाग के पास की भूमि होती है, ठीक है। कच्छ जो है ये जल स्रोत के निकट जल जमाव की भूमि होती है। आगे देखते हैं और कौन से जो है भूमि की सूची दी गई है। तो हम लोग जो है शर्करा तक देख लिए हैं। अब आगे नदी मातृक। नदी मातृक जो है ये नदी के द्वारा सिंचित भूमि होती है। शर्करावती जो है ये बलुआही या रेतीली भूमि होती है। और देव मातृक जो है वर्षा जल से सिंचित भूमि होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं गुप्तकालीन जो भूमि मापक या जो इकाई होती थी उसके बारे में देखते हैं। तो एक पाटक इक्वल टू जो अगर देखें तो 5 कुल्यवाप होते थे, यानी उच्चतम इकाई जो है ये मानी जाती थी, ठीक है। और एक कुल्यवाप वाय जो है ये 8 द्रोणवाप होता था, ये मध्यम इकाई इसको बोलते थे। और एक द्रोणवाय जो है 4 आढ़वाप के बराबर होता था, ये निम्नतम इकाई होती थी, ठीक है। तो ये जो है गुप्तकालीन भूमि मापक इकाइयाँ यहाँ पे हो गई 3 प्रकार की। अब देखते हैं गुप्तकालीन जो है भू राजस्व से संबंधित जो अधिकारी होते थे उनके बारे में। तो ये जो है ध्रुवाधिकरण, ये जो है भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। न्यायाधिकरण देखें तो भू संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी होता था। और महाक्ष पटलिक जो है ये भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था। क्षेत्रकार जो है ये भूमि मापन करने वाला अधिकारी होता था। पुस्तपाल या फिर विषयपति जो है ये भूमि क्रय विक्रय से पहले अनुमति से संबंधित अधिकारी होता था, ठीक है। आगे देखते हैं शौल्किक जो है, शौल्किक ये सीमा शुल्क विभाग का अधीक्षक होता था, शौल्किक, ठीक है। अब हम लोग आगे कि गुप्तकालीन राजकीय भूमि अनुदान उसके बारे में देखते हैं। अग्रहार जो है ये शैक्षिक व धार्मिक उद्देश्य हेतु कर रहित भूखंड होता था। और ब्रह्मदेव जो है ये ब्राह्मणों के भरण पोषण हेतु प्रदत्त कर रहित भूमि होती थी। और दूसरा है नेक्स्ट श्रोत्रिय ब्राह्मण। श्रोत्रिय ब्राह्मण जो है धार्मिक तथा शैक्षिक कार्यों में मग्न व्यक्ति को प्रदत्त भूमि होती थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट है समुदाय ब्रह्मा। समुदाय ब्रह्मा जो है सामुदायिक कार्यों को प्रदत्त भूमि होती थी, ठीक है। तो हम लोग जो है गुप्तकालीन राजकीय भूमि अनुदान के बारे में देख लिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं फिर। तो यहाँ पे दिया गया है कि गुप्त काल में सर्वप्रमुख उद्योग कौन सा था। तो कपड़े का निर्माण करना जो था ये इम्पोर्टेंट उद्योग था। गुप्तकालीन किस प्रमुख व्यापारिक नगर की श्रेणियाँ अपने सिक्के जारी करता था। तो तक्षशिला, विदिशा, कौशाम्बी ये जो गुप्तकालीन प्रमुख व्यापारिक नगर की श्रेणियाँ जो है अपने सिक्के जारी करती थी। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग
गुप्तकालीन जो प्रमुख नगर थे ये भी देख लेते हैं। कभी कभी कई सारे नगरों का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि इसमें से जो है कौन सा नगर किससे संबंधित है, ठीक है। तो अगर गुप्तकालीन नगर पूछे तो भड़ौच, उज्जैनी, प्रयाग, विदिशा, प्रतिष्ठान, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिच्छत्र, तक्षशिला, साकेत, ये सब जो है गुप्तकालीन प्रमुख नगर थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जो गुप्तकालीन प्रमुख उद्योग धंधे थे वो कौन कौन से थे। तो धातु कला, मूर्तिकारी, चित्रकारी, शिल्पकारी, वस्त्र निर्माण, वन द्रव्य, जहाज निर्माण, कृषि कार्य, चर्म उद्योग, काष्ठ उद्योग, पशुपालन, खनन, मिट्टी के बर्तन निर्माण, ये सारे जो है गुप्तकालीन प्रमुख उद्योग धंधे थे, ठीक है। अब यहाँ पे गुप्तकाल में जो निर्यातित वस्तुएं थी, गुप्तकाल में निर्यातित वस्तुओं की सूची देखते हैं अगर, तो निर्यातित वस्तुएं क्या क्या थी। तो कपड़े जो थे वो निर्यात होते थे। कपड़ों में कौन कौन से, सूती और रेशम के कपड़े। हाथी दांत की वस्तुएं निर्यात होती थी। नारियल निर्यात होता था। नील जो है इसका भी निर्यात किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर, गरम मसाले, सुगंधित द्रव्य, चंदन, दवाएं या औषधियाँ, ये सभी जो है गुप्तकाल में निर्यात होती थी ये सारी वस्तुएं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं गुप्तकालीन जो है गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान एवं उनकी रचनाएं। तो एक तरफ तो विद्वान के नाम हैं और रचनाएं दी गई हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो रचनाएं हैं ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। आजकल तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रचनाओं से और कूट में भी आते हैं, मिलान करने के लिए आते हैं। तो जो विद्वान हैं विष्णु शर्मा, इनकी रचना देखिए तो पंचतंत्र तंत्र है, पंचतंत्र। महर्षि वात्स्यायन की जो रचना है ये है कामसूत्र। अमर सिंह की रचना देखें तो अमरकोश, अभी हम लोग देखे थे अमरकोश। शूद्रक की रचना जो है मृच्छकटिकम, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। पंचतंत्र भी कई बार पूछा हुआ है। कामंदक जो है ये नीतिसार रचनाएं हैं, किसकी, कामंदक की रचना है नीतिसार। आगे देखते हैं आर्यभट्ट की जो रचनाएं हैं। आर्यभट्ट जो है एक गणितज्ञ थे, ठीक है। तो आर्यभट्ट की रचनाओं में सूर्य सिद्धांत, इसमें जो है नक्षत्रों की गणना के बारे में बताया गया है। आर्यभट्टियम, 0.पाई का सिद्धांत दिया गया है इसमें, ठीक है, आर्यभट्टियम में। वराहमिहिर जो है ये खगोल शास्त्री थे। तो इनकी जो रचनाएं हैं पंच सिद्धांतिका, इसमें जो है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की गति से संबंधित बातें दी गई हैं। बृहद संहिता, लघु जातक, बृहद जातक, ये सब जो है वराहमिहिर की रचनाएं थी, ठीक है। ब्रह्मगुप्त, इनको जो है भारत का न्यूटन बोला जाता था, ब्रह्मगुप्त को। ये भी जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का न्यूटन किसे कहते हैं, तो ब्रह्मगुप्त को बोलते हैं। इनकी जो रचना है ये है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ठीक है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो है इनकी रचना है। आगे देखते हैं। अबे महर्षि वाग्भट्ट, महर्षि वाग्भट्ट जो है इनकी रचना है अष्टांग हृदयम। विशाखा दत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। तो मुद्रा राक्षस तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। भास की जो रचना है ये है स्वप्न वासव दत्ता, चारु दत्तम। असंग की रचना है योगाचार। दंडिन की जो रचना है ये दश कुमार चरितम काव्यादर्श। चरक की रचना जो है चरक संहिता है, ठीक है। चरक की रचना कौन सी हो गई, तो चरक संहिता हो गई। अब धन्वंतरी देखते हैं। धन्वंतरी हैं इनकी रचना रस चिकित्सा। इसमें जो है धातुओं सोना, चांदी, तांबा, लोहा से रोग निवारण की शक्ति के बारे में बताया गया है। और पारा का आविष्कार, ये सब जो है धन्वंतरी की रचनाएं हैं। भारवी जो है इनकी रचना देखें तो किरातार्जुनियम इनकी रचना है, किरातार्जुनियम जो है। चलते हैं अब आगे देखते हैं। अब जो है हम लोग कालिदास की रचनाएं देखते हैं। कालिदास की रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रघुवंश जो है रघुवंशम हो गया। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रो मोर्वशीयम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, ये सब जो है कालिदास की रचनाएं हैं। चंद्रगोगिन की जो रचना है ये है चंद्र व्याकरण। नारायण पंडित की जो रचना है ये हितोपदेश, ठीक है, हितोपदेश, ये जो है नारायण पंडित की रचना है। सुबंधु जो है इनकी रचना अगर देखें तो वासव दत्ता जो है इनकी रचना है। मेंथा की जो रचना है ये है हयग्रीववध। भामा की जो रचना है ये है काव्यालंकार। और वत्स भट्टी की रचना जो है ये रावणवध, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। चलते हैं अब आगे देखते हैं। अब जो है हम लोग गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर के बारे में देखते हैं, ठीक है।
मंदिर के बारे में, गुप्तकालीन जो प्रमुख मंदिर थे उसके बारे में देखते हैं। तो मंदिर दिया हुआ है, उसका स्थान कहाँ पे था और उसके बारे में विशेष बातें क्या हैं। तो जो सांची का मंदिर है, ये सांची मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी जो विशेषता है, ये गुप्तकाल का प्रारंभिक मंदिर है। ठीक है, सांची का जो मंदिर है ये गुप्तकाल का प्रारंभिक मंदिर है। दूसरा है कि तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ये भी कलश पर सिंह की मूर्तियां तथा प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण हैं इस पे। तो तिगवा का जो विष्णु मंदिर है ये गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो मंदिर है ये भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ये भी सतना में मध्य प्रदेश में स्थित है और पाषाण निर्मित मंदिर का गर्भगृह प्राप्त हुआ है। गर्भगृह के भीतर एक मुखी शिवलिंग स्थापित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, भूमरा का जो शिव मंदिर है ये गुप्तकालीन मंदिर है और ये जो है कहाँ स्थित है, सतना यानी कि MP में, मध्य प्रदेश में। चौथा है कि एरण का विष्णु मंदिर। ठीक है, एरण का विष्णु मंदिर, ये देखें तो सागर मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी जो विशेषता है, स्तंभ शीर्ष गज सिंह नारी मुख से अलंकृत है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे नचना का कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये पन्ना MP में स्थित है। ये भी गर्भगृह की दीवारों को अलंकृत किया गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, ललितपुर झांसी में। तो ये और एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी जो उपस्थिति है वो उत्तर प्रदेश में है। अगर इसकी विशेषता देखें तो ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों का अंकन करता है। यहाँ पे अंकन दिया गया है विष्णु भगवान के 10 अवतारों का। ठीक है, आगे देखते हैं जो नेक्स्ट मंदिर है और आखिरी मंदिर है ये भीतरगांव का मंदिर। जो भीतरगांव का मंदिर है ये कानपुर में उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे जो 2 मंदिर हैं ये उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थिति है, बाकी जो था वो मध्य प्रदेश में था। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता है, ईंटों से निर्मित प्राचीन मंदिर है, शिखर में दैत्याकार मेहराब बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो भीतरगांव का मंदिर है देवगढ़ का मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्ट है उसको देखते हैं कि जो गुप्त राजवंश है उसके जो पश्चात जो राज्य हुए थे या राजवंश हुए थे उसके बारे में देखते हैं। तो एक तरफ तो राज्य है और राजवंश दिया गया है। तो जो थानेश्वर है यहाँ पुष्यभूति या वर्धन वंश यहाँ पे था। कन्नौज में मौखरी वंश था। मगध या मालवा में उत्तरवर्ती गुप्त वंश था। बंगाल में गौड़ वंश था। सौराष्ट्र में मैत्रक वंश था। ठीक है, और अगर हम लोग दक्षिण भारत में देखें तो यहाँ पे जो है कई सारे वंश जो है यहाँ पे शासन किए थे। तो दक्षिण भारत में वाकाटक वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश। सिंध में देखें तो क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश था। ठीक है, कामरूप में भी क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश था। कश्मीर, नेपाल, उड़ीसा, इन सब जगहों पे क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है गुप्त वंश के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी, जितनी भी बातें थी जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है, उसको करा दिया गया है। अब जो है आगे हम लोग नेक्स्ट वंश के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम में। तो किसी कारणवश फ्रेंड्स जो है वीडियो नहीं अभी अपलोड हो पा रही थी, लेकिन अब जो है रेगुलर रहेगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।